हेलो गाइस, वेलकम टू एवर लर्निंग पॉइंट। आज के हम इस वीडियो में सीटे 2020 के लिए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का अपकमिंग क्वेश्चंस यानी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अब तक बाल विकास के सिद्धांत एवं उनको प्रभावित करने वाले कारकों से पूछे गए हैं। हर एग्जाम में चाहे वो एस टेट हो, MP टेट हो, UP टेट हो, C टेट हो, इन सभी के लिए इंपॉर्टेंट होना क्योंकि इसमें सभी टाइप के क्वेश्चंस मैंने इंक्लूड किए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के क्वेश्चंस। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है कि विकास के सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। देखिए, अगर आपने इसका पिछला वीडियो CDP का देखा होगा जो कि मैंने थ्योरी बेस्ड कराया, पूरा आपको कॉन्सेप्ट उसमें क्लियर किया है। अगर वो देखा होगा आप अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे, अगर नहीं देखा तो आपको हो सकता है थोड़ी प्रॉब्लम हो रही हो। तो मेरा आपको यही कहना होगा कि आप पहले उसको जाके देख लीजिए वीडियो, फिर उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिए, फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। तो यहाँ ऑप्शन है आपके विकास वंशानुगत और वातावरण के बीच सतत अन्योन क्रिया से होता है। ये बिल्कुल सही बात है। आपको बताया था कि जो हमारा विकास होता है ये हमारे वंशानुक्रम और वातावरण इन दोनों का ही फलस्वरूप है। सेकेंड, विकास परिपक्वन और अधिगम पर आधारित होता है। सही बात है, क्योंकि विकास में परिपक्वता की ओर तो हम बढ़ते, धीरे धीरे हम मेच्योर होते हैं, और अधिगम हम क्या क्या चीज़ सीख रहे हैं उस पर आधारित होता है। थर्ड, प्रत्येक बच्चा विकास के चरणों से गुजरता है। सही बात है। विकास के चरण क्या क्या है? विकास चरण एक तो शारीरिक में देखें तो आप पहले शैशवावस्था में आते हैं, फिर आप बाल्यावस्था में, फिर आप किशोरावस्था में। इसके अलावा अगर हम देखें अन्य चरणों जैसे कि संज्ञानात्मक विकास, संवेगात्मक विकास, जैसे जैसे हमारी आयु बढ़ती है ये सारे विकास एक चरण के रूप में हमें मिलते हैं। फोर्थ ऑप्शन है कि विकास एक परिमाणात्मक प्रक्रिया है जिसका ठीक ठाक मापन हो सकता है। देखिए, ये ऑप्शन आपको गलत है। आपको बताया था विकास जो होता है मात्रात्मक और गुणात्मक है, यानी इसके गुण होंगे, मापन एक बहुत पूरी तरह से माप नहीं किया जा सकता। यहाँ पर परिमाणात्मक नहीं, विकास परिमाणात्मक प्रक्रिया बिल्कुल नहीं है। हम विकास का मापन नहीं कर सकते हैं बिल्कुल ठीक ठाक, थोड़ा बहुत अंदाजा लगाया जा सकता है, लेकिन एकदम से हम मापन नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ फर्स्ट का आंसर 4 हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर सेकेंड कि विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? बाल्यावस्था, किशोरावस्था, शैशवावस्था या प्रौढ़ावस्था? तो यहाँ आपका आंसर हो जाता है ऑप्शन थर्ड यानी किशोरावस्था। किशोरावस्था में देखिए अलग है, चाहे हम संवेगात्मक क्रांति की बात करें, चाहे बाहर सामाजिक रूप से देखें, तो सभी तरह से बालक मूर्त, अमूर्त, तार्किक, इन सभी प्रकार के चिंतन करना प्रारंभ कर देता है। तो हम कह सकते हैं कि किशोरावस्था में बुद्धि का सर्वाधिक विकास होता है। तो सेकंड का ऑप्शन थर्ड सही हो जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर थर्ड, किस अवस्था में बालक नई खोज करने और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है? तो किस अवस्था में? शैशवावस्था में, किशोरावस्था में, उत्तर बालकाल या प्रौढ़ावस्था? देखिए, जो घूमने की प्रवृत्ति, जैसे बाल्यावस्था से बच्चा बाहर निकलता है, अभी वो किशोरावस्था में प्रवेश नहीं किया है या करने ही वाला है, तो इस अवस्था में बालक जो होता है घूमने की प्रवृत्ति बहुत बढ़ जाती है। अब ये उत्तर बाल्यकाल की प्रवृत्ति आप कहेंगे तो ये 9 से 12 साल की जो उम्र है, यानी बाल्यावस्था की एकदम लास्ट स्टेज चल रहा है, तो इस टाइम पे बच्चों में घूमने की प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा इधर उधर घूमते हैं। खोज करने का मतलब है कि नई चीज़ें खोज रहे हैं, ये कैसे बनती है, ये कैसा होता है, हर चीज़ के बारे में उनको जानना होता है, ये सारी चीज़। तो थर्ड का ऑप्शन सेकंड सही हो जाता है। फिर क्वेश्चन है कि प्रौढ़ावस्था तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है प्रौढ़ावस्था में, तो ये किस आयु पर है? तो ये 7 वर्ष, 9 वर्ष, 6 वर्ष या 11 वर्ष? तो ये आर्टर का आयु एक क्वेश्चन है, तो इसमें इसका सही आंसर है 11 वर्ष, यानी फोर्थ का आंसर सेकंड हो जाए 11 वर्ष। फिर फिफ्थ नंबर कि शैशवावस्था की विशेषता नहीं है शारीरिक विकास की तीव्रता। ये आपको बताया था कि जो तीव्रता की अगर बात करें तो शारीरिक जो बचपन होता है, यानी कि शैशवावस्था में शारीरिक विकास बहुत तीव्रता से बढ़ता है, लेकिन बाल्यावस्था में थोड़ा मंद हो जाता है, लेकिन जैसे किशोरावस्था आती है तो इसकी तीव्रता फिर से बढ़ जाती है। तो यहाँ फर्स्ट ऑप्शन सही है कि शारीरिक विकास की तीव्रता। सेकंड है कि दूसरों पर निर्भरता। देखिए, दूसरों पर निर्भर भी होता है शैशवावस्था में, यानी जन्म से 2 वर्ष तक का बच्चा है, या आप जन्म से 5 वर्ष मान लें तो जन्म से 5 वर्ष का बच्चा है, तो वह दूसरों पर निर्भर होता है। अभी वो अपने आप से सारी चीज़ें करना नहीं जानता है, माँ भी खाना खिलाती है या खाना खाना स्टार्ट ही किया होता है। तीसरी चीज़ नैतिकता का होना,
फोर मानसिक विकास है, मानसिक विकास में धीरे धीरे उसका मानसिक विकास होता है। यहाँ तक कि ये बोला जाता है कि 5 वर्ष की उम्र तक बच्चा जो होता है उसका करीब 90% जो उसका विकास मानसिक विकास हो जाता है। तो यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन है नैतिकता। अब ये बालक जो 5 वर्ष तक का है तो उसमें नैतिकता अभी नहीं है। नैतिकता का विकास प्रारंभ कब होगा? जब बाल्यावस्था में होगा तब उसमें नैतिकता का विकास प्रारंभ होगा, और जब वो किशोरावस्था में होगा तो उसमें नैतिकता आ चुकी होगी। तो यहाँ 50 का आंसर थर्ड सही हो जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 कि कक्षा 1 और 2 स्तर के बच्चे अमूर्त अनुभवों से शीघ्र सीखते हैं या मूर्त अनुभवों से सीखते हैं, पढ़कर शीघ्र सीखते हैं या लिख कर सीख सकते हैं। एक कक्षा 1-2 स्तर के जो बच्चे होते हैं वो अमूर्त चीज़ नहीं, अमूर्त का मतलब है ऐसी चीज़ हम देख नहीं सकते, यानी अभी बच्चों में कल्पना करने की शक्ति नहीं, ऐसी चीज़ें उन्होंने नहीं देखी वो उस पर विश्वास नहीं करते हैं, उनको इमेजिनरी चीज़ें नहीं हम बता सकते हैं। तो अभी इस अवस्था में तो नहीं होंगे। पढ़ना लिखना भी ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि इससे बच्चे सीखें, लेकिन हाँ अगर हम बच्चों को चीज़ों को दिखा के बताएं, जैसे कि उन्हें एप्पल पढ़ाना तो उन्हें एप्पल सामने रख के दिखाएं, देखिए बच्चे एप्पल है, इसको एप्पल बोलते हैं, ये किसका कलर रेड है और इसकी स्पेलिंग क्या होती है APPLE। तो ये सारी चीज़ें तो बच्चा उसको याद रहेगा कि हाँ मैम ने हमको ये दिखाया था ये एप्पल है, या देखो ये बॉय, अब बॉय कौन है इसमें गर्ल कौन है। तो बच्चे जो अपनी चीज़ देखते हैं उनसे जल्दी सीख लेते हैं। तो सेकेंड का आंसर ऑप्शन हो जाता है सेकेंड। 6 का आंसर हो जाता है सेकेंड। फिर क्वेश्चन नंबर 7 कि निम्नलिखित में कौन सा विकास का सिद्धांत है? यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास की सभी प्रक्रिया अंतर संबंधित नहीं है। सभी की विकास दर समान नहीं होती है। विकास हमेशा रेखीय होता है। अब देखिए ये तो आपको मैंने सारे कल विकास के सिद्धांत बताए थे। अब जो विकास होता है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है, यहाँ तो ऑप्शन फर्स्ट में दिया नहीं है तो ये गलत। विकास की सभी प्रक्रिया अंतर संबंधित नहीं है, बिल्कुल विकास की जितने प्रक्रिया सब एक दूसरे अंतर संबंधित है, चाहे वो शारीरिक, संज्ञानात्मक या संवेगात्मक। थर्ड, सभी की विकास दर समान नहीं होती, ये आपका ऑप्शन सही है, क्योंकि सभी की विकास दर समान नहीं होती। ऐसा नहीं कह सकते कि हर बालक बहुत जल्दी सीख लेता है या हर बालक बहुत मंद सीखता है, सबके अलग अलग रहता है। तो यह 7th का आंसर थर्ड सही हो जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 8 कि निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है, यानी हम निचली कक्षाओं में बच्चों को खेल पद्धति के माध्यम से सिखाते हैं, उनको खेलों के माध्यम से चीज़ें सिखाते हैं। तो हमारा उद्देश्य क्या है, हम उनको क्यों खेल के माध्यम से चीज़ सिखा रहे हैं? एक तो ये तो है कि उनको एंजॉय करने, उनको रुचिकर लगे, उनको आनंद देने के लिए, लेकिन एक उसका दूसरा हिस्सा भी, दूसरा कारण भी है। वो कारण ये है विकास एवं वृद्धि मन, क्योंकि अभी यही उम्र है कि उनमें ज़्यादा से ज़्यादा खेल, ताकि उनका शारीरिक विकास होने की यही अच्छी उम्र होती है, ताकि उनमें विकास एवं वृद्धि अच्छे से हो सके। तो इसलिए हम बच्चों को खेल करवाते हैं। तो यहाँ पे 8th का आंसर थर्ड सही हो जाएगा, यानी विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। फिर क्वेश्चन नंबर 9 कि निम्न में से कौन से बच्चों को सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है? सामाजिक अनुमोदन या सराहना की आवश्यकता, संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता, शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकालना या सानिध्य की आवश्यकता। तो यह 9th का ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा। सामाजिक मनोवैज्ञानिक की बात हो रही तो सामाजिक मनोवैज्ञानिक सानिध्य की आवश्यकता होती है बच्चों को, सामाजिक अनुमोदन, सामाजिक उनकी सराहना की जाए इसकी आवश्यकता होती है, और उनको संवेगा तो इमोशनल को सुरक्षा में मिलती है भी है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन थर्ड सही नहीं होगा। तो यह 9th का हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। फिर क्वेश्चन नंबर 10 कि विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किसके संबंधित है? ये सीटेट का हुआ क्वेश्चन है 2011 का। ये कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया, यानी वो निरंतर चल रही है, तो इसका संबंध किससे? ये निरंतरता के सिद्धांत से। बाकी ये सभी भी हमारे विकास के जो बाल विकास के सिद्धांत है, लेकिन यहाँ पर न समाप्त होने वाली प्रक्रिया की बात हो रही है, यानी वो निरंतर चल रहा है। तो ये 10th का ऑप्शन थर्ड सही हो जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 11 कि मानव विकास की कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। हमारा मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है, जैसे कि आपको मैंने बताया। तो इनमें से कौन सा मानव विकास सिद्धांत नहीं है? अब आप खुद याद करिए, मैंने आपको कौन सा बताया था, कौन सा नहीं बताया था। समान से विशिष्ट आपको बताया था। अनुक्रमिकता का मतलब एक अनुक्रम के रूप में चल रहा है। मानव विकास ऐसा नहीं हो रहा है कि पहले बाल्यावस्था आ गई, प्रौढ़ा आ गई, फिर शैशव। एक अनुक्रम है उसका, एक नियमित रूप से कि शैशव, बालवा, फिर उसके बाद किशोर आएगी। थर्ड, निरंतरता के सिद्धांत भी है। फर्स्ट, प्रतिवर्ती मतलब वापस लौट कर आना, यानी विपरीत हो जाना, ये लौट कर वापस आना। ऐसा तो होता नहीं कि शैशवावस्था, बाल्यावस्था, या अभी हम बड़े हो गए, बड़े फिर से हमारा बचपन आ जाएगा, ऐसा तो नहीं है। तो 11th का ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है। किसमें? शिक्षार्थी के आर्थिक पृष्ठभूमि को पहचानने में। बिल्कुल गलत। हमें बच्चे की आर्थिक पृष्ठभूमि यानी बच्चे की आर्थिक स्थिति क्या है ऐसा कुछ जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो ये तो होगा नहीं। शिक्षार्थियों को क्या पढ़ाना चाहिए औचित्य स्थापित करने में। देखिए ऐसे ये भी जरूरी नहीं कि शिक्षक की सहायता करें सिद्धांत। अगर बच्चों को यानी हम जब एक टीचर बनेंगे, आप जब एक टीचर बनेंगे, तो हमें सारे सिद्धांतों के बारे में पता होना चाहिए जो हमने भी पढ़ा है। हमें बाल विकास क्यों पढ़ते हैं? हम इसलिए पढ़ते हैं ताकि जब हम टीचर बने तो हमें ये सारी चीज़ें पता हों कि हमें बच्चों का विकास कैसे करना है। हमें सिर्फ उन्हें ABCD छोटा बड़ा मैथ्स ये सब नहीं उनको पढ़ाना, हमें उन्हें उनका विकास भी करना है, उनका मानसिक विकास भी करना है, सिर्फ उन्हें किताबी ज्ञान नहीं देना है। तो यहाँ सेकंड नहीं होगा। फिर इसके थर्ड, शिक्षार्थी की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में। या फोर्थ, शिक्षार्थी के सामाजिक स्तर को पहचाना। देखिए शिक्षार्थी की हमें आर्थिक स्थिति या सामाजिक स्तर से हमें इससे कोई लेना देना। बच्चा किसी भी, चाहे बच्चा गरीब हो या बच्चा अमीर हो, चाहे वो किसी भी समाज के स्तर हो, हमें उसे पढ़ाने से मतलब, हमें उसे विकास करने का मतलब, उसके बारे में जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो फर्स्ट और फोर्थ तो होगा नहीं, सेकंड भी नहीं होगी। यहाँ पे ऑप्शन थर्ड होगा। हम बच्चे के इतने सारे सिद्धांत इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि अलग अलग बच्चों में सीखने के दर, अलग अलग बच्चे अलग अलग तरह सीखते हैं। तो कई सारे अधिगम शैलियाँ मतलब अधिगम सीखने के कई तरीके या टेक्निक्स जिसे हम बोल सकते हैं। जैसे कि कोई बच्चे खेल के माध्यम सीखते हैं, कोई बच्चे रट सीखते हैं, कोई बच्चे कविताओं के माध्यम सीखते हैं, और कोई बच्चा समझ के चीज़ों को सीखता है। तो ये सारी चीज़ें, तो यहाँ पे जो हम शिक्षक को बाल विकास के सिद्धांतों को समझना इसलिए आवश्यक है ताकि वो शिक्षार्थियों के अलग अलग जो अधिगम शैलियाँ, इन सभी को प्रभावी रूप से संबोधित कर सके। तो 12th का आंसर थर्ड सही हो जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 13, यदि कुछ विद्यार्थी कक्षा में अध्ययन की चित्तवृत्ति में नहीं, यानी कोई बच्चे अपने पढ़ाई में मन नहीं लगा रहे हैं, तो उस शिक्षक को क्या करना चाहिए? उन्हें अध्ययन के लिए बाध्य करेंगे? बिल्कुल गलत। हमें बच्चों को लेकर चलना है। बच्चों को अगर आपको ऑप्शंस में कभी भी उनको दंड देने की बात आ जाए, कभी उनको बाध्य करने, उनको रोकने की बात, तो वो ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं होगा, याद रखिएगा। एक की पॉइंट आपको बता रही हूँ। तो फर्स्ट नहीं होगा। सेकेंड, उन विद्यार्थियों को कक्षा छोड़ने के लिए कहेंगे? नहीं, हमें ये भी नहीं कहना है कि बच्चों तुम बाहर चले आओ। थर्ड, उन्हें चेतावनी देना है, उनको डराना धमकाना भी नहीं कि चेतावनी देना कि अध्ययन अगर उन्होंने नहीं किया तो प्रधानाध्यापक को सूचित कर देंगे, ये भी नहीं। फोर्थ ऑप्शन, हम उनको बच्चों को प्यार से, यानी हमें उनकी रुचि अथवा अपने विषय के अनुसार रुचिपूर्ण चीज़ें बतानी है। मतलब अगर बच्चे मन नहीं लगा रहे तो हमें उनकी कहानी सुनानी शुरू करें, क्योंकि बच्चों को कहानियाँ पसंद होती हैं, या हमें उनके ही रुचिपूर्ण तरीके, क्योंकि हमें वर्तमान में अगर देखें तो हमारी जो शिक्षा है बाल केंद्र शिक्षा है, यानी बच्चों को हमें केंद्र में लेकर चलना है, हमें बच्चों के अनुसार पढ़ाना है। शिक्षक को अपने अनुसार नहीं पढ़ाना है बच्चों को, बच्चे क्या पढ़ना चाहते हैं हमें ये पढ़ा के चलाना है। तो इससे से यहाँ 13 का ऑप्शन आपका हो जाएगा फोर्थ। फिर क्वेश्चन नंबर 14, कि मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, ये किसने कहा था? बियन झा, डेविस, स्किनर या वुडवर्ड? तो याद रखिएगा, स्किनर ने कहा था मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। फिर क्वेश्चन नंबर 15, कि आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ क्या है? मन का अध्ययन, शरीर का अध्ययन, आत्मा का अध्ययन या व्यवहार का अध्ययन? देखिए आधुनिक मनोविज्ञान है, आपको जो मेरा CD पे नंबर फर्स्ट वीडियो आया था उसमें मैंने आपको सभी मनोविज्ञान के जो विकास क्रम बताए थे। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी, तो वहाँ से देख लीजिएगा। जैसे मैंने बताया था कि सबसे पहले हम जो मनोविज्ञान था उसको आत्मा का विज्ञान समझते थे, यानी आत्मा का अध्ययन कहते थे, जो कि अरस्तु, डेकार्टे ने कहा था। इसके बाद आत्मा विज्ञान, फिर मन का विज्ञान बोला जाने लगा, जो कि पंपोलॉजी ने कहा था। इसके बाद फिर शरीर का अध्ययन, हम ऐसा नहीं कहेंगे, मनोविज्ञान के शरीर का अध्ययन होता है, अन्य चीज़ों का भी अध्ययन होता है। तो देखो वर्तमान में, यानी जो 19वीं शताब्दी जब हुई, यानी कि जब स्किनर, वॉटसन और थॉर्नडाइक की जब ये लोग आए, तो इन्होंने इस मनोविज्ञान को बोला कि व्यवहार का अध्ययन है। अब वर्तमान में हम क्या करते हैं? वर्तमान में हम मनोविज्ञान के अंदर व्यवहार ही तो पढ़ रहे हैं, बच्चों के अलग अलग स्थिति में व्यवहार का ही तो अध्ययन कर रहे हैं, सारी चीज़ें कि वो संवेगात्मक रूप से कैसे हैं, उनका इमोशंस उनके अंदर कैसे, ये सारी चीज़ें बच्चे कैसे सीखते हैं, कब कैसा अपना रिएक्शन देते हैं, तो ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पे आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ क्या है? व्यवहार का अध्ययन है। और अगर बोला जाए कि व्यवहारवाद के जनक, तो वॉटसन है, ये भी आपको याद रखना है। तो 15 का आंसर 4 से ही जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 16, कि बालक के शारीरिक व क्रियात्मक विकास की दिशा होती है कैसे? तो ये आपको बहुत अच्छे से मैंने क्लियर किया था कि बालक के जो विकास की जो दिशा होती है, दिशा के केवल 2 सिद्धांत बताए थे, एक सिरपादाभिमुख सिद्धांत, और दूसरा आपको बताया था केंद्र से परिधि वाला।
तो यानी शीर्षक सिद्धांत जिसे बोलते थे। तो यहाँ पे कैसी दिशा होती है, एक तो विकास होता है कि सिर से पैर, दूसरा केंद्र से परिधि की ओर, या कह सकते हैं मध्य भाग से बाहर की ओर। तो यहाँ आपको ऑप्शन कौन सा सही हो जाता है, आप अच्छे से पढ़ लीजिए। यहाँ आपका ऑप्शन जो 16 का हो जाता है सेकेंड, यानी सिर से पैर तथा शरीर के मध्य से बाहर की ओर। फिर क्वेश्चन नंबर 17 कि बच्चों के विकास के सीरस सिद्धांत के अनुसार निम्न से सत्य कथन है। विकास सिर से पैर की ओर होता है, पैर से सिर की ओर होता है, मध्य भाग से परिधि की ओर होता है। यह प्रश्न में कोई नहीं, तो मैंने अभी आपको बताया 17 का ऑप्शन आपको फर्स्ट सही हो जाएगा, यानी विकास सिर से पैर की ओर होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 18 कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है। विकास की सभी प्रक्रिया अंतर संबंधित नहीं है, बिल्कुल गलत, अंतर संबंधित है। विकास की सभी दर समान नहीं होती है, हाँ ये तो आपका सही है। विकास हमेशा रेखीय होता नहीं, विकास रेखीय होने का मतलब है कि विकास हमेशा एक जैसा नहीं चलता, विकास की गति हमेशा एक समान नहीं, कभी बढ़ती है कभी कम होती है। ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, बिल्कुल गलत। विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ये हमारे जन्म से प्रारंभ कर जीवन पर्यंत तक चलती है। तो यहाँ 18 का ऑप्शन आपका सेकेंड सही हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 19 की संकल्पनाओं की व्यवस्थित प्रस्तुति विकास के निम्नलिखित किन सिद्धांतों के साथ संबंधित हो सकती है। विकास के परिणाम स्वरूप वृद्धि होती है, देखिए विकास होगा तभी वृद्धि होगी नहीं, विकास वृद्धि लगभग एक साथ प्रारंभ होते हैं, तो ऐसा नहीं कह सकते। विकास विषम जाति स्वायत्तता की ओर बढ़ता है, विद्यार्थी भिन्न दर पर विकसित होते हैं, यह विकास सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है। तो यहाँ आपका ऑप्शन 4 सही हो जाता है, यानी विकास जो होता है एक क्रम के अनुसार चलता है कि पहले शैशवावस्था होगी, बाल्यावस्था होगी, और फिर किशोरावस्था। तो विकास सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है। 19 का ऑप्शन 4 सही हो जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 20 कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछना संज्ञानात्मक विकास में बाधा के, बिल्कुल गलत। हमें बच्चों को तो प्रोत्साहित करना है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछें, और इस शिक्षक को भी ज़्यादा से बच्चों से भी क्वेश्चन, बच्चों को शिक्षक से और शिक्षक को बच्चों से, दोनों से प्रश्न पूछने। और इसमें कोई बुरा नहीं, इसमें पढ़ाई की कोई बर्बादी नहीं होती या कोई हमारे संज्ञानात्मक विकास से बाधक बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ सत्य पूछा तो ये तो गलत है। विकास विज्ञान समाज संस्कृति से अप्रभावित होते हैं, बिल्कुल गलत। जो मैंने विकास या सीखना, जो हमें सांस्कृतिक रूप से भी प्रभावित होते हैं, कई रूप से प्रभावित होते हैं, तो ये भी नहीं होगा। थर्ड, शिक्षार्थी निश्चित तरीके से सीखता है, ऐसा नहीं कह सकते विद्यार्थी जो कि एक ही निश्चित तरीके से सीखेगा, अलग अलग विद्यार्थी अलग अलग तरीक़ों से सीखते हैं, तो ये भी नहीं। फोर्थ नंबर, खेलना विज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक, ये बिल्कुल सही। हम मैंने खेल कराने का उद्देश्य क्या है, देखिए सामाजिक दक्षता बने। देखिए सामाजिक दक्षता का खेल से क्या संबंध है। तो जब बच्चे खेलने जाते हैं तो कई लोग बच्चों से मिलते हैं और उनमें सामाजिकता की भावना भी बढ़ती है खेलों के माध्यम से। तो याद रखिए जो खेल होते हैं हमारी सामाजिकता की भावना को बढ़ाने में सहायक होते हैं। तो 20 का ऑप्शन आपका 4 सही हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 21, एक अध्यापक या अध्यापका ने पाया कि एक विद्यार्थी वर्ग बनाने में कठिनाई अनुभव करे, यानी स्क्वायर जो बनाते मैथ्स में, तो उसने अनुमान लगाया कि वह हीरे का चित्र बनाने में भी कठिनाई अनुभव करेगा। तो उसने निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित होकर यह अनुमान लगाया कि विकास निरंतर ही होता रहता है। अब कहने का मतलब है कि जो बच्चों को दिया गया चित्र बनाने को, उन्हें ठीक है वर्ग बनाने को दिया गया, अब बच्चे वर्ग ही नहीं बना पा रहे हैं, और वर्ग से कठिन तो होता है डायमंड यानी हीरे का चित्र बनाना। तो वो सोच रहा है कि अगर बच्चे वर्ग ही नहीं बना पा रहे तो हीरे का चित्र कैसे बना पाएंगे। यानी हर चीज़ का एक क्रम होता है ना, जैसे बच्चों को सिखाते हैं, पहले तो बच्चों के लाइन बनाना सिखाते हैं, फिर धीरे हम स्क्वायर, फिर गोला, और फिर उसके बाद ट्रायंगल, त्रिभुज, ये सारी चीज़ें धीरे धीरे मतलब कठिन लेवल पर लेकर जाते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन आपका सही हो जाता है 21 का थर्ड नंबर। इन विकास एक व्यवस्थित क्रम में होने की प्रवृत्ति संबंधी, यानी उसको ये लगता है कि विकास एक व्यवस्थित क्रम में होता है, इस वजह से एक क्रम से हमें सिखाना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन 21 का ऑप्शन थर्ड सही हो जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 22 कि पूर्व विद्यालय में पहली बार आया बालक मुक्त रूप से चिल्लाता है, यानी पहली बार जब बच्चा आया स्कूल में तो वो चिल्ला रहा है। अब 2 वर्ष पश्चात वही बच्चा जब प्राथमिक विद्यालय में पहली बार जाता है तो अपना तनाव चिल्लाकर नहीं व्यक्त करता, फिर तो उसके कंधे और गर्दन की जो पेशियाँ हैं वो तन जाती हैं। उसके इस व्यवहारिक परिवर्तन का क्या सैद्धांतिक आधार हो सकता है, यानी वह अब उसमें ये परिवर्तन क्यों आया। विकास क्योंकि क्रमिक होता है,
विकास निरंतर ही होता है, इससे क्या संबंध आपको लग रहा है? नहीं लग रहा ना। अलग लोगों के लिए विकास की क्रिया भी अलग अलग होती है, यहाँ से कुछ लेना देना नहीं लग रहा। विभेद में एकीकरण विकास के लक्षण है, ये बात सही है। तो 22 का आंसर आपका ऑप्शन 4 सही हो जाता है, विभेद में एकीकरण विकास के लक्षण होते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 23 कि निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का सिद्धांत नहीं है? विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण हैं, बिल्कुल सही है। सभी विकास परिपक्व एवं अनुभव के अंतःक्रिया का परिणाम होते हैं, ये भी सही है। यहाँ आपको नहीं, देखिए ऑप्शन एग्जाम में क्या करना है, आपको इस क्वेश्चन को 2 बार जरूर पढ़ना है। आप नहीं है या है में कभी कंफ्यूज मत होइएगा, जो आप नहीं है और है वाला लगा दें। तो यहाँ पे 23 का और थर्ड ऑप्शन था कि सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं, ये सभी विकास का एक क्रम का पालन करते हैं। तो ये जो आपका ऑप्शन थर्ड ये गलत हो, कहने सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं, ऐसा नहीं है। तो विकास हमेशा एक समान गति से आगे नहीं बढ़ता। देखो अधिगम यानी सीखना जो है, सीखना तो जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता रहेगा। आदमी किसी भी उम्र में कब तक सीखता रहेगा, लेकिन अगर आप विकास में शारीरिक विकास की बात करें तो इसकी तो एक समय सीमा है ना, कि 18, 19, 20, 21 साल तक उसके शरीर में शारीरिक वृद्धि होगी। तो यहाँ ऑप्शन जो 23 का थर्ड सही हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 24 कि बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान है किसका? अभी आपको बताया कि वर्तमान में बाल विज्ञान या वर्तमान में हम शिक्षा की बात करें तो मुख्य स्थान एक शिक्षक का नहीं, एक अभिभावक का नहीं, एक अध्यापक का नहीं, एक प्रशासक का नहीं, एक बालक का है। तो यहाँ पर 24 का ऑप्शन थर्ड हो जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 25 कि इनमें से कौन सा विकास का एक सिद्धांत नहीं है? विकास संशोधन योग्य होता है, बिल्कुल सही है। यानी विकास संशोधन योग्य होने का मतलब है अगर जैसे बालक में शारीरिक विकास नहीं तीव्रता से हो रहा, बालक की मान लीजिए उसकी जो लंबाई नहीं बढ़ रही है, तो उसको हम ऐसे योगाभ्यास बता सकते हैं, उसको ऐसी चीज़ें बता सकते हैं कि तुम ज़्यादा दौड़ो, ज़्यादा प्रैक्टिस करो ताकि तुम्हारा विकास हो सके, तुम्हारी लंबाई बढ़ सके, हम संशोधन कर सकते हैं। सेकंड, विकास केवल संस्कृति से शासित और निर्धारित होता है, ऐसा कुछ जरूरी नहीं। केवल यहाँ पे बात हो रही केवल, कि विकास केवल और केवल संस्कृति से शासित और निर्धारित होता नहीं। विकास तो हमारे वातावरण से भी, विकास हमारे जो वंशानुक्रम हमारे माता पिता के दिए हुए जो गुण है उनसे भी प्रभावित होता है। तो ये नहीं होगा, इसके लिए आगे भी पढ़ते विकास जीवन पर्यंत होता है, सही है। विकास वंशानुक्रम पर्यावरण दोनों से प्रभावित होता है, ये तो आपको बताया था, ये भी सीखे। तो यहाँ पर 25 का ऑप्शन सेकेंड सही हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 26 कि निम्नलिखित में कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? निरंतरता सिद्धांत कितनी बार आपको बताया है, समन्वय सिद्धांत, ये भी समन्वय परस्पर आपके सिद्धांतों पर वही इसी से रिलेटेड है। समन्वय लेके हम चलाते सभी सिद्धांतों में, चाहे वो अलग अलग विकास के जो आयाम हैं यानी संज्ञानात्मक, शारीरिक, संवेगात्मक, मनोविज्ञान, इन सब में समन्वय लेके चलते, तभी तो वो हमारे विकास होता है। तो समन्वय के सिद्धांत में, व्यक्तित्व के सिद्धांत में अलग अलग व्यक्तित्व होते हैं, सब व्यक्तित्व के सिद्धांत का मतलब अलग अलग व्यक्ति में अलग अलग तरह के विकास, किसी में ज़्यादा और किसी में कम। व्यक्तित्व के सिद्धांत में वर्गीकरण सिद्धांत नहीं है, विकास में कहीं भी आपको वर्गीकरण के सिद्धांत नहीं मिलेगा। तो ऑप्शन 26 का हो जाएगा सेकेंड नंबर। फिर क्वेश्चन नंबर 27, अब आपको क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़िए कि निम्नलिखित विकास के सिद्धांतों का उनके सही वर्णन से मिलान कर आपको यहाँ पे मैचिंग करनी है। एक साइड आपको ये और सिद्धांत दिए और एक साइड उसके वर्णन दिए हैं। तो सबसे पहले आप खुद मिलाने की कोशिश करिए कि यहाँ पे क्या होगा। तो अगर आप यहाँ देखें तो समीप दूराभिमुख दिशा, समीप दूराभिमुख मतलब है पास से दूर, यानी शरीर के केंद्र से बाहर की ओर, तो ए का हो जाएगा 4। सिर पादमुखी दिशा आपको बताया, सिर से पैर कम, यानी बी का हो जाएगा सेकंड। अंतर्व्यक्ति भिन्नता, अंतर्व्यक्ति भिन्नता मतलब अलग व्यक्तियों में भिन्नता पाई जाना, तो यहाँ पे इसके दो मतलब, एक तो सी का हो जाएगा फर्स्ट, यानी विभिन्न बच्चे भिन्न भिन्न दर से बढ़ते हैं, और डी का हो जाएगा थर्ड, यानी किसी अकेले बच्चे में विकास की दर विकास के क्षेत्र की अपेक्षा दूसरे में भिन्न हो सकती है। तो इस तरह से ये भी होगी। यहाँ पे सरल से जटिल और कहीं मैचिंग नहीं कर रहा है, तो इस तरह से आपका मैच हो गया, यानी फिर से आप मैच कर लीजिए। ए का हो जाएगा 4, बी का हो जाएगा 2, सी का हो जाएगा 1 एंड डी का हो जाएगा थर्ड। अब है हमारे वीडियो का लास्ट क्वेश्चन कि इनमें से कौन सा बाल विकास का सिद्धांत है? विकास परिवर्तन तथा अनुभव के बीच अन्योन्य क्रिया की वजह से घटित होता है,
ये है, विकास प्रत्येक बच्चे की गति का सही ढंग से अनुमान लगा सकता है। ऐसा कोई जरूरी नहीं बिल्कुल सही ढंग से अनुमान लगा ले। हम अनुमान विकास का पूरी तरह से नहीं लगा सकते, जैसे कि आपको बताया था मापन नहीं कर सकते हैं। अनुभव विकास का एक मान निर्धारित है। क्या विकास केवल अनुभव पर निर्धारित होता है? बिल्कुल गलत। कई सारी चीज़ें आपको बताई हैं। विकास प्रबलन तथा दंड के सुनिश्चित किया, यानी बच्चों को प्रबलन मतलब बच्चों को ऐसे लोभ वगैरह दे, उनको मोटिवेट ही करके तभी से उनका विकास हो सकता है, कि अपने आप से वो नहीं कर सकते। दंड उनको केवल दंडित करके उनका विकास कर सकते हैं, ये भी जरूरी नहीं है। यहाँ पर ऑप्शन जो 28 का सही हो जाता है फर्स्ट, यानी विकास जो होता है परिपक्वता एवं अनुभव के बीच अन्योन्यता की वजह से घटित होता है। तो 28 का ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाता है। तो सिर्फ हमारे जो आज के क्वेश्चन से कंप्लीट होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक पढ़ते रहिए, अपना प्यार मुझे देते रहिए और चैनल साथ बने रहिए। चैनल पे मैंने बहुत सारे वीडियोस डाले हैं और इससे पहले को 3 सेट आपको करवा चुकी, जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी जिसके बहुत ही आप कहें 95% आने के चांसेस हैं ऐसे क्वेश्चन के, क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीटेटिव तो है ही और अलग अलग एग्जाम में अलग अलग तरह से पूछे जाते हैं। आपका कोई बाहर से नहीं, इन्हीं कॉन्सेप्ट से आपसे क्वेश्चन आएंगे, बस आपको उसको रिविज़न करना पड़ेगा, तभी आपकी प्रैक्टिस हो पाएगी। तो इस तरह से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तो अपना ख्याल रखें। अगर चैनल पर नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दूसरा शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।